हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन पढ़ेंगे। टाइमलाइन क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने बोला कि 1905, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 1905 में कौन सी घटना हुई थी, यानी कि बंगाल विभाजन। मैंने बोला 1885 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है। अगर मैंने बोला 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट, तो उस समय आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन याद रखने से हमें क्या होता है, हर एग्जाम में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट टाइमलाइन से आपको कई क्वेश्चन आपको यहीं से लड़ जाएंगे। और प्लस में आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो पूरा क्लास 6 एंशिएंट हिस्ट्री दिया हुआ है। क्लास 7 में अगर चले जाएंगे तो पूरा मिडाइवल हिस्ट्री आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और क्लास 8 में अगर आप जाएंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए पूरा मिलेगा। ठीक है, और 9th में जाइएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री, और 10th में पूरा 6 से लेकर 9th तक जो पढ़े सबका कॉम्बिनेशन मिलता है अच्छे से। गांधी नीरा, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सब क्लास 10th में पढ़ने को मिलता है। तो टाइमलाइन से हमें यही फायदा होता है कि एटलीस्ट हमें पता चल जाता है हमें कब क्या पढ़ना है। क्लास 6 में गए तो क्या पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री। क्लास 7 में गए तो क्या पढ़ना है, 8 में गए तो क्या पढ़ना है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी होता है। ठीक है, 6 में बच्चे क्या होता है कि उस समय उतना फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज हम जब बड़े होते हैं, जब कोई सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर से हम वही बोला जाता है क्लास 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़िए, तब हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम 6 में होते हैं, 7 में होते हैं, तो उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइमलाइन से हमें क्या क्या फायदा मिलेगा? टाइमलाइन से हमें ये फायदा होता है कि कौन सा चीज हमें पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। बेसिकली ये चीज का हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीसीई। इसका मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के जो सन हुए थे उसको बोलते हैं बीसीई। ठीक है, ईस्वी पूर्व हिंदी में बोलते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो होता है उसको बोलते हैं ईस्वी। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं एडी। हम लोग डिस्कस करते हैं पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कब के बारे में कब जानकारी मिला? जब अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया था। ठीक है, तो उस समय हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिला। फिर उसका लोगों ने उस सभ्यता के बारे में पता किया कि एक सभ्यता कब बसा हुआ था। उसको कार्बन डेटिंग के थ्रू पता करते हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। उसको उस समय पता चला कि ये 2700 बीसी से 1500 बीसी के आसपास का ये सभ्यता है। ठीक है, उसके पहले हम लोग वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे, है कि नहीं? लेकिन जब अंग्रेजों ने जब रेलवे लाइन बिछाने के लिए जब खुदाई करवाया तो उस समय हमें पता चला कि एक सभ्यता और है सिंधु नदी के आसपास, उसका हम नाम क्या दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? 1500 से 600 बीसी तक। वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जिसमें रचना हुई थी, इस काल का पीरियड कितना है? 1500 से 1000 बीसी तक। ठीक है, सब हम बीसी में चल रहा है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। इसमें बाकी जो 3 वेद थे उसकी रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, इस उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड का है 1000 से 600 बीसी तक। क्लियर है? हमने 2 पढ़ा। एक क्या पढ़ा? सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 बीसी। ठीक है, कब पता चला था? जब अंग्रेजों ने रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खुदाई करवाना शुरू किया था। उस समय कुछ ईंटें वगैरह मिले थे। ठीक है, तो लोगों ने उसको तरीके से खुदाई कराया, तब पता चला कि वहां पे कोई सभ्यता थी पहले। ठीक है, तब उस पता चला उस सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ज्यादातर वो सिंधु नदी किनारे थे। ठीक है, और दूसरा है वैदिक काल। वैदिक काल में 2, एक ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 बीसी तक, दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक। इसमें ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना हुआ था। उत्तर वैदिक काल में बाकी जो 3 वेद हुए, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसका निर्माण हुआ था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उसके बाद कौन सी घटना हुई? उसके बाद गौतम बुद्ध 563 से 483। 563 में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और 483 में
मृत्यु हुआ था, मृत्यु का महापरिनिवारण भी करते हैं। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अभी कहाँ है लुम्बिनी? नेपाल में है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जानेंगे कि 563 से 483 गौतम बुद्ध का काल था। ठीक है, जिसमें 563 में जन्म हुआ था, 483 में मृत्यु हुई थी। बाकी इन्होंने पिता क्या नाम था, कहाँ तपस्या किया था, कितना साल तपस्या किया था, प्रथम गुरु कौन थे, कहाँ पे उन्होंने ज्यादा उपदेश दिए थे, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये सब डिटेल बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, 540 से 468 तक महावीर जैन। महावीर जैन धर्म के 24वें गुरु कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 540 में जन्म हुआ था महावीर का, 468 में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है, और जैन धर्म के बारे में बाकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, सब चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं। टाइमलाइन मतलब केवल हम उनका टाइम पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आया 600 BC। 600 BC में क्या हुआ? महाजनपद काल। महाजनपद काल मतलब 16 महाजनपद, जिसका हमें पता बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से पता चला था। ठीक है, कि हमारे 16 महाजनपद थे, उसमें से एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर निकलता है, जिसको मगध पढ़ते हैं। मगध पे 7 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन राजवंश थे? हसीन, मासुक, सातले, हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंदवंश, चौथा था मौर्य वंश। मौर्य वंश का सबसे ज्यादा विस्तार किया था इंडिया का। या इंडिया को ये कहिए कि फर्स्ट टाइम यूनाइट किया था या तो मौर्य वंश में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इंडिया का कहाँ तक का क्षेत्र था? करीब करीब ईरान तक इन्होंने, अफगानिस्तान पाकिस्तान में तो था, ईरान तक इन्होंने इंडिया का क्षेत्र था उस समय। ठीक है, तो 600 BC में महाजनपद काल, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो 16 महाजनपद इंडिया में थे। महाजनपद मतलब स्टेट, जैसे अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसी तरीके से उस समय 16 महाजनपद थे। ठीक है, उसमें से एक मगध महाजनपद निकल कर गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मगध महाजनपद, इसमें से निकल गया, उस पर शासन करने वाला हर्यक वंश। हर्यक वंश को हम पितृहंता वंश भी करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर शासन अपने पिता को मारकर भी गद्दी पर बैठे थे, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी करते हैं। ठीक है, तो हर्यक वंश के शासन टाइम पीरियड क्या था? 544 से 412। हर्यक वंश में कौन शासन किए थे? पहले बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के बाद उनका पुत्र अजातशत्रु, उनका पुत्र उदयन, इसने इनको मार करके गद्दी पर बैठा। फिर अजातशत्रु उनके पिता उदयन ने मारा। फिर नाग दशक अंतिम थे। ठीक है, तो ये पूछता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। उनके पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। उनके बेटा उनके पुत्र कौन थे? अजातशत्रु, उदयन। एक ये भी क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो ये उदयन ही थे जो पाटलिपुत्र का स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्या थे? हर्यक वंश के प्रतापी राजा थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ये तीनों पितृहंता थे। अजातशत्रु अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठे, फिर उदयन अपने पिता को मार के बैठे। नाग दशक इसके अंतिम शासक थे, जिनको अंतिम में कौन मारा था? शिशुनाग वंश के नाग दशक ने मार के, नाग दशक को मार करके। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे 544 412 ईस्वी हर्यक वंश। शिशुनाग वंश के बारे में मैंने अभी डिटेल में दिया है, जब पढ़ाएंगे मौर्य वंश या मगध पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल से उसको मालूम देंगे। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश के बाद आया मौर्य वंश। ठीक है, जो सबसे मजबूत जो वंश हुआ वो मौर्य वंश हुआ, जिसका शासन ईरान तक था। ठीक है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये इसका टाइम पीरियड 322 से 185 मौर्य वंश। इसके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? नंदवंश के जो प्रतापी राजा थे, नंद, जो कि एक घमंडी थे। चंद्रगुप्त चाणक्य ने उनको पहले बता दिया कि सिकंदर विश्व विजेता होते हुए इंडिया पे आक्रमण करने वाला है आपके शासन में। तो उन्होंने बड़े बेइज्जत करके उनको निकाल दिया था अपने राज दरबार से, चाणक्य को। तो चाणक्य ने बदला लेने के लिए उन्हें अपने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। ठीक है, और इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, ये चाणक्य के चेला थे। तो मौर्य वंश में प्रतापी राजा पहले हुए चंद्रगुप्त, और उनके पुत्र हुए बिंदुसार, और उनके पुत्र हुए अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य में कौन से हुआ? पहले चंद्रगुप्त हुए,
फिर बिंदुसार, फिर अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को, और अशोक बौद्ध धर्म को। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि 261 में इन्होंने कलिंग का आक्रमण किया था, उसमें इन्होंने काफी मारकाट करवाया था वहां पे। तो वो इनका देख करके खून खराबा, काफी इनका हृदय परिवर्तित हो गया था। इन्होंने बाद में उपगुप्त की सहायता से इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अपने पुत्र को श्रीलंका और नेपाल इन्होंने प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, ये थे अशोक के। अशोक के पुत्र थे वृद्धरथ, ठीक है, जो अंतिम थे, मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। इतना याद होगा। 322 से 185 मौर्य वंश के प्रतापी राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार, उनके पुत्र अशोक, ठीक है, उनके पुत्र वृद्धरथ। क्लियर यहां तक मौर्य वंश के बारे में? चलिए अब आया 90 BC। 90 BC में क्या हुआ? शकों का आक्रमण। ठीक है, 90 BC में क्या हुआ? शकों का आक्रमण। सब कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। वो बेसिकली चारागाह की खोज में इंडिया आए थे। ठीक है, 90 BC में शकों का आक्रमण, ये मध्य एशिया से आए थे। फिर आया 58 BC, विक्रम संवत की शुरुआत। ये कौन किए थे? विक्रमादित्य ने किए थे। ठीक है, 58 BC यानी बिफोर क्राइस्ट में किसका श्राद्ध होता है? विक्रम संवत का। किन्होंने किया था? विक्रमादित्य ने। ठीक है, उज्जैन में। कहां पे किया था? उज्जैन में। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। उसके बाद आया सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश क्या? 50 BC से 250 AD तक, मतलब 50 BC बिफोर क्राइस्ट से 250 AD। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 250 AD तक इन्होंने सातवाहन वंश में शासन किया। उसके बाद आया संगम काल। संगम काल साउथ के हिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम, वो संगम काल में ही पढ़ते हैं, दक्षिण का इतिहास। ये 100 से 300 AD तक पूरा संगम काल। ठीक है, उसके बाद 320 से 404 AD। अब हम लोग ईस्वी में आ गए। पहले हम लोग ईस्वी पूर्व में थे। ठीक है, अब हम लोग एडी में आ गए। पहले हम लोग BC में थे, बिफोर क्राइस्ट में थे, हम लोग एडी में आ गए, है कि नहीं? 100 से 300 AD तक संगम काल हो गया। ठीक है, जिसमें हम दक्षिण का इतिहास पढ़ेंगे, है कि नहीं? उसके बाद आया 320 से 414 AD। इसमें हम लोग गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल में सबसे जो स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को किया जाता है स्वर्ण युग। इसमें कौन कौन से शासक ने राज किया? चंद्रगुप्त प्रथम, उनके पुत्र समुद्रगुप्त, ठीक है, जो बिना बजाते हुए कई सिक्कों पे इनका तस्वीर आया है। इनको कहा जाता है स्वर्ण काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, जिनका पानी बजाते हुए सिक्कों पे, कई सिक्कों पे इनका मूर्ति मिला। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट रूलर 606 से 647 AD हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन? कनौज के शासक। कनौज का है यूपी में। और एक क्वेश्चन और आता है कि किसके शासनकाल में हिंसंग आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे हिंसंग, 644 ईस्वी में। तो आए थे 644 ईस्वी में आए थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। एक फैजान वाला आता है, हिंसंग वाला आता है कि फैजान किसके शासनकाल में आया था? तो हिंसंग, ह से हर्षवर्धन, ह से हिंसंग, इजी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 712 AD। 712 AD में क्या होता है? मोहम्मद बिन कासिम आया था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। कहाँ आया था? ये जो सिंध प्रांत है, वहां पे, वहां के शासक थे राजा दाहिर, उनको इन्होंने मार करके पहला विजय प्राप्त किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। वहां के शासक कौन थे? राजा दाहिर थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 871 से 1173 AD। उस समय किसका शासक था? चोल, तंजौर, ये दक्षिण के राज्य थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 916 से 1206 AD, खजुराहो के मंदिर का निर्माण। ठीक है, खूब एग्जाम में पूछता है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, कब करवाया था? तो 916 से 1206 AD में। देखो बनाने में भी कितना साल आया था, करीब करीब 300 साल। इसलिए वो इतना खूबसूरत है खजुराहो के मंदिर। तो सब लोगों ने देखा है, या जो नहीं देखा उनको देखने का मन खूब करता होगा। आप नेट पे डाल के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कितना सुंदर कला बनाया हुआ है। तो 916 से 1206 AD में खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। उसके बाद आता है 1000 से 1027। देख लो, मोहम्मद गजनवी कितना बार इंडिया पे, इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इनका मोहम्मद गजनवी का
जो मेन मकसद क्या था, इंडिया को लूटना, धन को लूटना। क्योंकि इंडिया में मंदिरों में बहुत सारे सोने चांदी थे, ये यहाँ से सोना लूट लूट कर लगे। इनको एक बार में पेट में भरे उन्होंने इंडिया पे मोहम्मद गजनी 1000 से लेकर 1027 तक इन्होंने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। उसमें इतना सोना था कि इसको एक बार में इसका पूरी नहीं पड़। तो इस तरीके से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या मिडाइवल हिस्ट्री का टाइमलाइन पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने बेसिकली फोकस किया एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन पर। एंशिएंट हिस्ट्री के टाइमलाइन में हम लोग की सिंधु घाटी सभ्यता कब है, तो 2500 से 1500 BC तक। वैदिक सभ्यता कब है, तो 1500 से 600 BC तक। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद का 600 BC के आसपास। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एंशिएंट पीरियड का जितना टाइमलाइन था वो हमने आज खत्म किया। और अगले क्लास में हम लोग मिडाइवल पीरियड का टाइमलाइन खत्म करेंगे। मिडाइवल पीरियड कब, सबसे पहले तराइन के युद्ध से। ठीक है, जैसे मुस्लिम आक्रमण तो हो गए थे 27 अक्टूबर, मोहम्मद गोरी, यानी त्रिपुरा दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे 1857 से लेकर 1947 तक मॉडर्न हिस्ट्री पूरा अंग्रेजों का कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिडाइवल हिस्ट्री के टाइमलाइन के साथ। थैंक यू।